हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हम निर्णायक मौके पर निर्णायक चर्चा कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में आ चुकी है। कुछ ही समय बचा है जब मतदाता अपने मतदान के माध्यम से फैसला लेंगे कि किसके हाथ में वो अगले 5 सालों के लिए भविष्य सौंपने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल भरोसा नहीं है सरकार 5 साल चल पाए या ना चल पाए। जनादेश अगर खंडित स्वरूप में हुआ तो कौन कब तक कहां सत्ता में रह पाता है, इसको तय कर पाना जरा मुश्किल होता है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के ही पिछले 5 साल का सरकार का अनुभव हमारी इस आशंका को बल देता है। पर हमारी आज की बातचीत महाराष्ट्र पर केंद्रित है। महाराष्ट्र के संदर्भ में हमारा आज का विषय है बटेंगे तो कटेंगे का नारा महायुति में अपनों ने ही नकारा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन की सरकार है, उस सरकार के अंतर्गत महंत योगी आदित्यनाथ चर्चित नारा खासा सुर्खियों में रहा। बटेंगे तो कटेंगे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यह माना कि यह नारा उनके मतदाताओं को एकजुट करने के लिए रामबाण है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता को लेकर एक बड़ा वर्ग पार्टी का मानता है कि इस नारे ने भी बड़ी भूमिका निभाई। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में जहां पर एक कांटे की लड़ाई का आकलन है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आशंकाओं के साथ मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के होते हुए भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की अभिलाषा है परिणाम के बाद, ऐसे में इस नारे पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। 3 घटक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है और एक अजित पवार एनसीपी के संदर्भ में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली शुरुआत अजित पवार ने की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये बटेंगे तो कटेंगे बिहार उत्तर प्रदेश में चलता होगा, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं चलती। इसके बाद आए अशोक चव्हाण, बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से भाजपा का हिस्सा बने, राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने भी इस नारे को सीधे तौर पर नकार दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण जो नकारना हुआ वो पंकजा मुंडे का हुआ। पंकजा मुंडे को आप स्वयं में बहुत बड़ा नेता भले ही ना माने, लेकिन जिस विरासत की वो उत्तराधिकारी है गोपीनाथ मुंडे की, तो अपने आप में उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2014 में पंकजा मुंडे प्रतिद्वंदी थी देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में। तो वो पंकजा मुंडे भी सीधे तौर पर कह रही हैं कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के विचार के साथ में मैं नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जिस बटेंगे तो कटेंगे ये नारे के आधार पर तमाम अपने समर्थक मतदाताओं के एकजुट रहने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने पाली थी, उस भारतीय जनता पार्टी के अपने घटक दल और साथ ही साथ अपनी पार्टी के अंदर भी जो विरोध के स्वर निकल कर आए हैं, वो कहीं महायुति गठबंधन के पुनः सत्ता में आने के सपने को रोक तो नहीं देंगे। सवाल महत्वपूर्ण है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। जिस तरीके से यह नारा अस्तित्व में आया उसी को लेकर हमने विचार सूत्र निकाला। हमारा आज का विचार सूत्र लेस्टर बी पियर्सन का दिया हुआ, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि कुंद वस्तुओं का कुशल प्रयोग ही राजनीति है। अर्थात जो वस्तु किसी लायक नहीं है पर उसका भी आप अगर इस्तेमाल कर दिखाएं तो यही राजनीति है। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी क्या उस तरीके की कुंद वस्तु ही है जिसको धारदार बनाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की उम्मीद की जा रही है, और खास तौर पर तब की जा रही है जब राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कि अपनी पार्टी की निरंतर पराजय से आहत राहुल गांधी अब बांटने की सियासत पर उतर आए हैं और जाति आधारित जनगणना दरअसल इस देश को बांटने की कोशिश है। इस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। अली दारूवाला साहब हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को इस नारे के साथ खड़ा हम देखते हैं उसके प्रतिनिधि हैं। किशोर तिवारी जी हैं हमारे साथ, जिस भाजपा के साथ शिवसेना ने दशकों तक राजनीति की, उस भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। किशोर जी उद्धव ठाकरे जी की ओर से यहाँ पर पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। फहमीदा हसन खान जी हैं, नेता हैं शरद पवार गुट से एनसीपी की, और साथ ही राजपुंज जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट से। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अली दारूवाला जी से करते हैं। दारूवाला जी, आप एक होने के लिए चले थे, एक नारे के आधार पर लोगों को जोड़ने के संदर्भ में आप आह्वान करेंगे, बढ़ गए तो कट जाएंगे। और ये क्या, मतदान के लिए सीमित समय बचा है और आप तो आपस में ही बट गए। अशोक चव्हाण अलग बयान,
अजीत पवार अलग बयान, और बाकी तो छोड़िए, हद तो ये हो गई कि पंकजा मुंडे भी बोल दी। ये सब नहीं चलेगा। क्या कहते हैं दारूवाला जी, आपका काम कैसे बनेगा? हिमांशु नमस्ते, गुड इवनिंग। सारे प्रस्तुतों, सारे आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आपके इस प्रेस्टिजियस चैनल्स के माध्यम से मैं आम जनता तक ये आह्वान पहुंचाना चाहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे। ये सिर्फ नारा नहीं, ये क्लैरियन कॉल है। यहाँ पर जो कांग्रेस यहाँ पे जो गंदी सड़ी हुई राजनीति कर रहा है, यहाँ पे जाति जनगणना, यहाँ पे वाद विवाद, डिवाइड, ये हिंदू मराठा ओबीसी, ये आरक्षण वो आरक्षण, जब ये सारे चीजों के बीच में जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मैं मेरे तहे दिल से, खून से मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि खाली बटेंगे तो कटेंगे नहीं, इसके आगे मैं जाके कहता हूं, एक है तो सेफ है। हम सब ने यहां पर संगठित होकर रहना है, एक होकर रहना है, क्योंकि 800 साल का इतिहास निकाल के देखिए। यहाँ पे मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, औरंगजेब आए, लोधी आए, कौन कौन आए, ये सनातन धर्म, ये हिंदू जो एक शांतता प्रिया एक समाज है, इनको डिवाइड करके, इनको आपस में राजपूत ऊंच नीच, ये जो 12 बलुटेदार को अलग करके, चमार को ये आरक्षण, ये सब अब खत्म होने जा रहा है। सर, यहाँ ये शुरुआत है, बेशक ये आज कल या परसों में नहीं होगा, मगर ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। अगर हम एक दारूवाला साहब, मैं माफी के साथ में जानना चाहूंगा भाई, एक रहने का आह्वान तो गांधी जी ने भी किया था, नेहरू जी ने भी किया था, ये आह्वान तो इंदिरा जी राजीव जी का भी था। आजादी के बाद इस देश में नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये एक होने का आह्वान था। ये आपका बटेंगे तो कटेंगे के संदर्भ में नारा किसको लेकर है? हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर है या हिंदू मुस्लिम विभाजन को लेकर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इससे जो रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहा हूं, बटेंगे, ये जो गंदी सड़ी हुई राजनीति ये जो करने जा रहे हैं ना, जो कांग्रेस ही जो बार 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 ये नैरेटिव कर रहा है, क्या कास्ट सेंसस लाएंगे, हम आरक्षण लाएंगे और हम लोग ये करेंगे और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, आज तो उनके आदमी ने खुद कहा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन मिटाने का तो ये फेक नैरेटिव हमने चला। सर, एक एक बात यहाँ पे उजागर होंगी। डॉक्टर हिमांशु जी, आप देखिए, एक कोरोना बहुत जरूरी है, एक है तो सेफ है। हम भारतीय नागरिक को एक होकर रहना है। अगर ये वाद विवाद में अगर हम बटेंगे तो यहाँ पे जो 2047 विकसित भारत का जो मेरे पंतप्रधान का सपना है, इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेक लगने जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी जी, आपके शो पे मैंने बार बार कहा था, उद्धव ठाकरे जी नेचुरल अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। आज आपने पढ़ा ना उनका स्टेटमेंट, यहाँ पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विनती की, ऐसे वाद विवाद बटने वालों को निकालने के लिए अगर मुझे भाजपा का साथ लेना पड़े तो वो लेने के लिए मैं तैयार हूं, मगर झुकूंगा नहीं। और ये जो वाद विवाद करने वाले, इनको निकालने की हकारियत। अच्छा दारूवाला साहब, आपको उद्धव ठाकरे का बयान याद आ गया, पर जो आपके साथ सत्ता में साझेदार है वो बट गए आपके बयान पर। नाम उनका अजीत पवार है। क्या कहते हैं आप? आपने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, महायुति गठबंधन बट गया। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, पंकजा मुंडे बट गए, तो क्या माने इस चुनाव में आप कट गए? हिमांशु जी, आप कितना भी प्रयास करें, आप कितनी एड़ी चोटी का जोर लगाए और कहे कि यहाँ पे अजीत पवार जी, पंकजा मुंडे का हमारे इस क्लैरियन कॉल के साथ समर्थन नहीं है, ये वैसी बात नहीं है। आप इसको ट्विस्ट करके टीआरपी देके अजीत पवार टूट गया, महायुति का जो अब सरकार है, हमारा गठबंधन वीक हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद नहीं, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इसे मैं स्पष्ट करता हूं। मैं रोकता हूं दारूवाला जी और अपने पीसीआर टीम से अनुरोध करता हूं, जरा अजीत पवार और अशोक चव्हाण के बयानों को दर्शकों के बीच साझा करें। दारूवाला साहब की थोड़ी मदद हो जाएगी। बटे हैं कि नहीं हैं, थोड़ा जाहिर तो हो। देखिए एक बार, चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते
मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। नारेबाजी होती है, चुनाव में घोषणाबाजी होती है, ये दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट, और मुझे लगता नहीं कि लोग इसको कोई अप्रिशिएट करेंगे जहां भी कुछ हुआ। तो दारूवाला साहब, आप आरोप लगा रहे थे मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, पर आपने सुना ना, वो अजीत पवार आपके साथ में ही है ना, सरकार में वो मुख्यमंत्री है, वो कितना खुलकर बोले। वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है यहाँ पे बोल के चला जाता है, बटेंगे तो कटेंगे, नॉर्थ इंडिया में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलता। ये अशोक चौहान ने भी बोला, इट इज नॉट ए गुड टेस्ट। क्या कहते हो दारूवाला साहब? तक वो ये कहना चाहता है कि ये क्लैरियन कॉल शायद महाराष्ट्र में वो तरीके से नहीं लो। सर यहाँ पे तो सज्जाद नुमानी तो क्लियर कट कहा मोदी को हराना है, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा। डॉक्टर साहब आपने वो भी नहीं कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आप वोट जिहाद करो। डॉक्टर साहब आपने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो मतलब आपका कहना है कि अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौहान जो सम्मानीय राज्यसभा सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयानों को और जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, एक कद के नेता हैं, एक स्तर के नेता हैं दारूवाला साहब? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मगर ये लोग जो है ना, ये जो बटने की जो बात है सर, ये जो इसका एक नैरेटिव जो है इसका, सर होम मिनिस्ट्री हमारे पास है सर, हमको मालूम है कौन सा ट्विटर हैंडल कौन से चीज के लिए यूज हो रहा है, उसे कैसा यूज किया जा रहा है। यहां पर आप मानेंगे क्या, यहां पर ये बटने की राजनीति मुसलमानों को हिंदुओं से, शिवसेना से, भारतीय जनता पार्टी से, एकनाथ शिंदे जी से अलग करने के लिए ये नैरेटिव चला रहे। सर बटेंगे, हिंदुस्तानी अगर बटेंगे, यहाँ पे हिंदू बटेंगे ऐसा नहीं क्या डॉक्टर साहब? अगर आप ये रिपीट करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहेगा। भारतीय नागरिक अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये यहाँ पर ये जो फेक नैरेटिव जो हैंडल चल रहा है, ये जो डीप स्टेट पॉलिटिक्स कनाडा, अमेरिका, चाइना से हो रही है सर, ये उसके संदर्भ में ये कहा गया है। और मैं खुद कह रहा हूं, हमने इंडिया में एकजुट रहना है, कश्मीर को हमारे साथ मिलाना है। ये जो चला है, दारूवाला साहब की तो भाषा ही बदल गई, अचानक कहने लगे हिंदुस्तानी अगर बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो वो बता रहे थे ये आपकी चोटी छीन लेंगे, ये आपकी बेटी छीन लेंगे, ये आपकी रोटी छीन लेंगे। तो मैं किशोर तिवारी जी अब आपके पास आता हूं, आपसे बेहतर कौन जानता है जब बटते हैं तो कैसे कटते हैं। आप बटे तो कितने संकट से गुजर रहे हैं, क्या कहते हैं? बात तो ठीक कह रही है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस आपके पुराने सहयोगी बोल रहे हैं कि अभी समझ नहीं पाए अजीत पवार, समझ नहीं पाए अशोक चौहान, थोड़ा उस मानसिकता से आए हुए हैं ना, समझा लेंगे हम उनको। क्या कहते हैं किशोर जी? आप तो उनके साथ रहे, आप तो समझते हैं ना इसको। योगी के भाषण अकोला में देखो, मुस्लिम बस्तियों में हिंदू पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ खोलकर बोले। हमारी बहुत कंप्लेंट है, एक तो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस, ये चार नेताओं को निकाल दो तो कोई दूसरा नेता इस लाइन को लेने को तैयार नहीं है। मैं क्यों बताता हूं, अशोक चौहान भोकर से आते हैं, वो निजाम के अंदर का पोर्शन है और निजाम के अंदर था और उसका विलय बाद में हुआ। मुक्ति संग्राम के नेता है वो, शंकरराव चौहान का बेटा है वो। तो अब मैं बता रहा हूं, अली दारूवाला को ये मालूम ही नहीं कि पंकजा मुंडे भी निजाम के क्षेत्र बीट से है, तो उनकी तो पोजीशन ही खराब है। एक उम्मीदवार खड़ा किया इन्होंने, नवाब मलिक, और नवाब मलिक जिस पे आरोप लगाए थे दाऊद का एजेंट, तो वो तो छोड़ो, वहां इनका अजीत पवार गुट के वो नवाब मलिक है, तो एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है बुलेट पाटिल भी उसको डिसोन कर रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी डिसोन किया। लेकिन आपको मालूम नहीं, विदर्भ के 40 ओबीसी नेताओं ने डिसोन किया, इतना कि नितिन गडकरी खुल के बोल रहे, बोलना है तो सामाजिक न्याय पे बोलो, किसानों के प्रश्न पे बोलो, विकास के मॉडल पे बोलो। वो तो बहुत अच्छा भी बोल रहे, अरे मैंने किए हुए कामों को तो बोल दो। तो मुझे मालूम नहीं है अली दारूवाला किस कनाडा की बात कर रहे थे। वो कनाडा का वो ट्रूटो है ना, उसने 5 देशों को लिखा है कि मेरे देश में जो हत्या हुई है उसके अंदर कोई अमित शाह नाम का आदमी का मेरे पास वो है, फोन कॉल है।
देखो, इंटरनेशनल कोर्ट की बात है और इस देश के गृह मंत्री को अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, तो ये विवाद का विषय मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन कनाडा, अमेरिका पे आरोप लगाना, देखो विदर्भ या मराठवाड़ा या उत्तर महाराष्ट्र, यहाँ क्या है कि क्या इशू है चुनाव का इशू है कि कपास खरीदो क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदो क्या, इशू है कि वो सोयाबीन खरीदो क्या, क्योंकि अब आके पड़ा हुआ है, बाजार में बेचने जाओ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 2000 रुपए कम में है। अब लोग रोज बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे है। अब ये प्रोजेक्ट हमारे चले गए, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गई, एक रोजी पिक्चर ये भी क्रिएट करते हैं। तो कोर इश्यूज को एड्रेस दोनों क्या नहीं कर रही। आता हूं गरुवाला साहब, थोड़ा बोलने दीजिए किशोर जी को। अरे दोनों भी पार्टियों ने मैनिफेस्टो दिया, लेकिन कोर इशू को मैनिफेस्टो फोकस नहीं करता। जब महाराष्ट्र का पे कर्जा 3,40,000 करोड़ था तो बोला कि कहां ले जाके महाराष्ट्र रख दिया। अब देश पे 186 लाख करोड़ कर्जा हो गया और महाराष्ट्र पे 9 लाख करोड़ कर्जा हो गया, कहां ले जाके रख दिया। इन्होंने कहा था वो समृद्धि मार्ग बनाओगे तो किसानों का काया पलट हो जाएगा। विदर्भ ये किसानों के आत्महत्या की भूमि है। कांग्रेस को उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया था। विदर्भ से बीजेपी को 14-19 के अंदर बम्पर सीट मिली है, मराठवाड़ा से भी मिली है, क्योंकि यहां की एग्रेरियन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी नाराज थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा कि वहीं से कांग्रेस अचानक फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। अभी कांग्रेस क्या फोकस कर रही है? कांग्रेस स्पष्ट बोल रही कि हम सोयाबीन 7,000 पे लेंगे, कर्जा माफ कर देंगे। हाँ, और रेवड़ीज की तो बात कांग्रेस भी कर रही है, जिसको मैं एग्री नहीं करता। और एक ही उद्धव ठाकरे वो कोर इशू पे फोकस कर रहे हैं। अब ये कोई सज्जाद नोमानी आ गए, कौन है मालूम नहीं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, और मुसलमानों को बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि सज्जाद नोमानी हो या कोई भी हो, ऐसा कोई रिलीजन पे बेस कोई अनाउंसमेंट भी करता है तो उसके कंसिडरेशन में कोई वोट देना चाहता है तो मत दे। मैं अभी बोलता हूं मत दे। और हमने हिंदुत्व छोड़ा है, हम क्या वो सोनिया सेना के पास चले गए हैं? तो बाला साहेब ठाकरे बोलते थे कि मैं कांग्रेस से समझौता करूंगा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा। अरे ये कोई इलेक्शन के मीटिंग में कोई डायलॉग मार दे, वो क्या पार्टी की फिलॉसफी होती है? अभी उद्धव ठाकरे ने नई लाइन ली है, लोगों को पसंद नहीं है तो लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। अरे इतनी साफ सुथरी बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य का इलेक्शन है, राज्य की समस्याओं पे फोकस होना चाहिए। 10 साल के बाद आपको लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है। क्या राज्य के चुनाव में? तो किशोर जी, मैं थोड़ा माफी के साथ में बीच में हस्तक्षेप करता हूं, तो क्या आप अप्रिशिएट करेंगे, सराहना करेंगे अजीत पवार की, पंकजा मुंडे की, अशोक चौहान की, नितिन गडकरी की, 40 ओबीसी भाजपा के नेताओं की, जो कोर इशू पे बात करना चाहते हैं, कोर इशू के आधार पर जनता से वोट की उम्मीद कर रहे हैं? तारीफ करेंगे आप कि भाजपा के महाराष्ट्र के नेता मूल मुद्दों पर बात कर रहे हैं? और एक बात बोलूं मैं जी, अरे चुनाव के रिजल्ट के बाद देखना, जिन्होंने मोदी, अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी और देवेंद्र फडणवीस, जो बेसिकली ब्राह्मण है और ब्राह्मेटिकल बातें करते हैं, इन लोगों को डिसोन किया। वहां पर उनको वोट अच्छे मिलेंगे और सीटें भी मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने ये कट्टरवाद किया, भैया महाराष्ट्र की जनता रिजेक्ट करती है। एकनाथ राव को मालूम नहीं कि ये संत एकनाथ की भूमि है, संत ध्यानेश्वर, तुकाराम। हाँ, यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का बाला साहेब ठाकरे ने बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन का ये लिया था। और मैं अभी बता रहा हूं, यहाँ चक्रधर स्वामी आए, यहाँ गाडगे बाबा आए। ये यहाँ पर कभी भगवान ने अवतार नहीं लिया, लेकिन ये संतों ने यहाँ बहुत। एक मिनट रुकिए किशोर भाई, आप इतनी बढ़िया बात कर रहे हो, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और फिर मुझे फहमीदा हसन खान जी के पास आना है। ये योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है ना, तेवर है, तलखी है, इसमें कभी कभी हमको बाला साहेब की झलक दिखती है।
बाला साहेब तो इससे भी ज्यादा आक्रामक होकर बोला करते थे। हाँ, वो बाला साहेब के भाषण पे भी इतना ही ऐतराज रहता था तब जितना आज योगी आदित्यनाथ पर है, या बाला साहेब भाते थे, ये योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो आपको नहीं भाते। एक बात बोलूं कि बाला साहेब ठाकरे ने एक सामाजिक संगठन निकाला और उसको राजकीय पक्ष में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर लिया। योगी जी कैसे है कि नाथ संप्रदाय के पीठाधीश है, मठाधीश है। वहां पर भी उन्होंने जो ओरिजिनल थे मठाधीश उनको इल्यूमिनेट करके किया, उनपे गंभीर गुने हैं। लेकिन ये जहर जो ओकते हैं ना, वो जो जहर ओक रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी में भी है कि ये कहां से लेके आए ये गेरुआ वस्त्र पहने वाला पाखंडी, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी ने बोला इनको कम बोलने। अरे किशोर भाई, अब आप जो है ना हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, जबकि आप हमेशा हमारे सवाल का बड़ा ही सटीक उत्तर देने के आदी रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र पर आपत्ति हो रही है, हमने बाला साहेब को भी गेरुए वस्त्र में देखा भाई, सांसारिक जीवन जीते हुए। आपसे सवाल केवल एक मूल था, और वो सवाल ये था किशोर तिवारी जी कि जो तेवर में आज योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में दहाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी गर्जना अतीत में बाला साहेब ठाकरे की इन मुद्दों पर रही करती थी। लोग उनके मुरीद हुआ करते थे, लोग उनके पीछे झूम जाया करते थे। वो दशहरे की रैली में जब बाला साहेब ठहारते थे तो वो स्वर तो वैसे ही आते थे जो योगी आदित्यनाथ के स्वर में आ रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधनकार ठाकरे के बेटे थे और सामाजिक न्याय की खरी खरी सुनाते थे। और ये कोई आदमी जहर रोकने वाला पाखंडी, कंपैरिजन ही गलत है। और वो कोई सन्यासी वगैरह थोड़ी थे। हाँ, उन्होंने वेशभूषा पहनते थे वो, लेकिन वो राजकारण करते थे। योगी जी तो भाई ये बुलडोजर चलाने वाला आदमी है, मुसलमानों का द्वेष करता है। और तुमको बताऊं, जितने भी बंबई के मुसलमान नेता है वो बाला साहब ठाकरे के अभी भी मुरीद है, मैं अभी बता रहा हूं। और उद्धव ठाकरे तो अलग ही चीज है, इतना पोलाइट, इतना इमोशनल और इतना साफ सुथरा नेता। महाराष्ट्र में देखना तुम चुनाव के बाद। चुनाव के बाद देखना, ये कहना है, देखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा। चुनाव के बाद कौन किसके साथ दिखेगा, ये सवाल है। फहमीदा हसन खान जी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। मैं आता हूं अली दारूवाला साहब, आप हस्तक्षेप करने जा रहे थे, पर मुझे फहमीदा जी का विचार भी जानना है। क्या कहती हैं फहमीदा जी? भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस नारे से अपने आप को अलग किया है, सहयोगी दलों ने भी अपने आप को इस नारे से अलग किया है। क्या उनका अलग होना आपकी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है? क्या महाविकास आघाड़ी सरकार के बनने में इन नेताओं का अलग स्टैंड मुश्किल पैदा कर रहा है? क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, नमस्ते। पहले तो आज हमारे अली जी राहुल गांधी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये ओबीसी वगैरह का झगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अली जी के जो नीतीश बाबू है, जाति जनगणना उन्होंने शुरू की और आपने उनको एक बैसाखी बना दिया। दूसरा, आपको मुस्लिमों से द्वेष है, तो जो नायडू जी है उनकी तो पूरी कंसिस्टेंसी मुस्लिमों से है, वो हमेशा मुस्लिमों का साथ देते हैं, उसको आपने दूसरी बैसाखी बना लिया। तो आप ये बटोगे तो कटोगे वाला नारा महाराष्ट्र में हकीकत में नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ ये ऐसी राजनीति होती नहीं है। और अगर 10 साल से आप अभी तक जमा ही नहीं कर रहे, एक है तो सेफ है, तो क्या 10 साल में आप लोगों ने एकता हुई नहीं आप लोगों की? तो जब 10 साल से आप क्या कर रहे थे फिर? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ना बीजेपी को। तो 10 सालों में भी हम अगर एक नहीं सबको कर पाए, और इन्होंने जो पेपर की एड सब जगह पे करवाई है उसमें एक सिर्फ मुस्लिम की टोपी छोड़ के बाकी सबकी टोपियां लगती है, तो ये सीधा सीधा अटैक मुस्लिमों के ऊपर ही कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ये किससे बांटने की और किससे काटने की बात कर रहे हैं? हमेशा से अगर 90% आप हिंदू लोग हो, हिंदू लोगों के नेतृत्व आप करते हो, तो फिर आपको डर किस बात का है कि बटोगे तो कटोगे? मैं अली जी से ही हिमांशु जी आपसे आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि नारा परफेक्ट ये नैरेटिव किसके लिए आप कर रहे हो? कभी वोट जिहाद करते हो। मैं जहां पे रहती हूँ उत्तर मुंबई की,
वहां पे बोरीवली एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है कि जिस दल से हमेशा 20 साल से बाहर से ही कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है, वो चुन के आ जाता है, क्योंकि 80% गुजराती लोगों का वोटिंग है वहां ये वोट जिहाद नहीं बोलती कि वोट जिहाद है। मुलुंड जैसा जो परिसर है वहां भी ये बोलते नहीं वोट जिहाद है। मुस्लिमों ने वोट डाल दिया उद्धव ठाकरे जी को या कांग्रेस को तो बोलते वोट जिहाद करते हैं। तो ये नरेटिव आप किस कौम के लिए आप सेट कर रहे हो? एक है तो सेफ है, मेरा तो ये मानना है कि ये अभी जैसे कि इनके ऊपर आज अपने प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, माधवी बूच है, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि अडानी अंबानी हमारे पीएम जी, हमारे अमित शाह जी और माधवी बूच सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? कभी अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ये क्या नारा हमारे लिए कर रहे हैं आप? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल फहमीदा हसन खान जी उठा रही हैं। पर फहमीदा जी, इस नारे से अपनी असहमति व्यक्त की है आपके पूर्व नेता सम्माननीय अजीत पवार जी ने। उनकी असहमति से आप अपने आप को उनके कितने करीब महसूस करने लगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं, चाचा भतीजा एक होने वाले? देखिए, चाचा भतीजा एक होने की तो आज उन्होंने परसों ही मुझे लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये संभव नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, आज अजीत दादा पैदा भी तो महाराष्ट्र में हुए, चाचा के कंधे पे बैठ के उन्होंने राजनीति की है, तो थोड़ी बहुत तो उनकी विचारधारा एक साथ में हो सकती है। और महाराष्ट्र की विचारधारा उनको पता है कि ये जो है ये स्लोगन इधर चलने वाला नहीं है, ये महायुति के लिए किधर ना किधर अड़ंगा बनेगा, तो इसीलिए अजीत दादा ने कहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए फहमीदा जी, अजीत पवार ने जो इस नारे से अपनी असहमति व्यक्त की है, अपने आप को दूर किया है, इससे अजीत पवार को फायदा होगा या नुकसान होगा? महाराष्ट्र की जो विचारधारा है अजीत दादा को बराबर से पता है। अभी फायदा नुकसान की बात तो जनता के हाथ में है, क्योंकि आज जिनके साथ वो बैठे हैं वो बीजेपी की विचारधारा ही महाराष्ट्र की जनता नकार रही है, तो मुझे नहीं लगता कि दादा को फायदा होगा। भले ही उन्होंने बयान दे दिया लेकिन उन्हें फायदा नहीं होगा। अब मुझे आना है राजपूंजी के पास, लेकिन काफी देर से अली दारूवाला साहब हस्तक्षेप करने जा रहे थे, तो एक बार उनका संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर राजपूंजी जी के पास चलते हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों में इस समय अगर कोई चल रहा है ना, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट चल रहा है। क्यों चल रहा है उस पर हम बात करेंगे, पर पहले दारूवाला साहब का हस्तक्षेप। जी दारूवाला साहब, क्या ऐसा कह दिया किशोर तिवारी जी ने और क्या ऐसा कह दिया फहमीदा जी ने जो आपको लगा कि आपको मौन नहीं रहना चाहिए? करेक्ट, नहीं मैं आपको बोलता हूं सर, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। भले किसने सुना ये नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर मैं आपके माध्यम से एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी जी, जरंगे पाटिल जी ने जो यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर वाद विवाद इतने सारे मोर्चे मुख्य मोर्चे महाराष्ट्र में किए थे, ये क्लैरियन कॉल के बाद में उन्होंने अपने 40 के 40 उम्मीदवार को वापस अपने नॉमिनेशन पेपर्स लेने लगाया। बटेंगे तो कटेंगे, जो भी है हमारा आरक्षण वो हम आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। यहाँ पे इतना बड़ा टॉल लीडर एकनाथ शिंदे जी है, मराठा फेस हमारे साथ है, हमारे पास है, और एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जो मराठा समाज का समुदाय का जो विश्वास है, इसे मद्देनजर रखते हुए आपके यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। जरंगे पाटिल जी ने अपने 40 के 40 एमएलएस को अपना नॉमिनेशन वापस। वाला तो थोड़ा आगे बढ़िए ना, देखो जरंगे पाटिल तो आपके हैं नहीं, तो भी उन्होंने एकनाथ शिंदे मराठा नेता पे भरोसा करते हुए आप बता रहे हैं कि अपने प्रत्याशी वापस ले रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, एकनाथ शिंदे इतने बड़े नेता हैं, आप ऐलान कर रहे हैं क्या अगर चुनाव में बहुमत आया महायुति गठबंधन का तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे? लोग भरोसा कर रहे हैं ना उन पे, इतने बड़े नेता हैं, क्या कहते हैं? आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अरे मेरा सवाल है साहब, मैंने शब्द कहां डाले? करने वाले एकमेव नेता एकनाथ, मैं यहाँ पे आपके चैनल पे कह रहा हूं, एकनाथ जी जो इतने टॉल लीडर है, ये हमारा जो युति सरकार है ना सर, उसके अंदर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस जी को साथ में लाकर काम करके या फिर विकसित महाराष्ट्र को डिलीवर करने वाले एकनाथ। पॉइंट नंबर 2, सेकेंडली मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एकनाथ जी यहाँ पर क्यों आए हमारे साथ, अजीत पवार जी हमारे साथ क्यों आए। ये जो बार बार ये लोग बोलते हैं ना सर वाद विवाद फूट, यहाँ पे सड़ी हुई राजनीति तो ये लोग नहीं किया। अपनी बेटी को लाने के लिए 35 साल जो आदमी ने सर 7 टर्म्स जो आदमी
बारामती से बिन विरोध चुन के आता था, अपनी बेटी को लाने के लिए उन्होंने अजीत पवार जी के पंख काट दिए। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी जो इतने सम्मानीय नेता थे, उनको नीचा दिखाया, अपने बेटे को आगे लाने के लिए एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने पंख काटा। तो सर ये जो हमारे साथ आए ना, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है सर। अपना ये जो दारूवाला साहब, मैं बीच में पूछता हूं आपसे, वैसे आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। एकनाथ शिंदे इतने बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे पे इतना भरोसा है, तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आप क्यों नहीं करे? एक सवाल तो ये था। दूसरा, आप बड़े चिंतित हो गए, देखो ना अजीत पवार के साथ क्या किया शरद पवार ने। आपने हमें ये भी बताया कि देखो उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को स्थापित करने के लिए एकनाथ शिंदे के पर काट दिए। बात समझ में आई। ये नितिन गडकरी के साथ आप क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी ने सीधे तौर पे कहा महाराष्ट्र में मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये नितिन गडकरी के साथ आपने ऐसा क्यों किया? गडकरी साहब की बड़ी इच्छा रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर, लोगों की भी बड़ी इच्छा रही थी कि गडकरी साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। ऐसा क्यों किया दारूवाला साहब? नितिन गडकरी जी को, इंडिया को उनकी जरूरत है। जो हिसाब से यहाँ पे जो रास्ते बन रहे, जो पोर्ट्स बन रहे, जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन, जो सर तरक्की हो रही है ना सर, वो गडकरी जी नहीं है, वो रोड करी है सर। वो नितिन गडकरी नहीं है सर, वो ब्रिज करी है सर। नितिन गडकरी जी का महाराष्ट्र, हम इतना सर स्वार्थी नहीं है। इंडिया को नितिन गडकरी जी की जरूरत है। तो आपका कहने का मतलब है कि नितिन गडकरी स्वार्थी है, जो आप स्वयं मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते थे। भाजपा स्वार्थी नहीं है, इसलिए नितिन गडकरी को कंसीडर नहीं कर रही। हमारी खुद का स्वार्थ, हमारे खुद का एम्बिशन, ये इसको बाजू में रख के हम लोग यहाँ पक्ष के लिए काम करते। फहमीदा आपा को मालूम नहीं है सर, ये वाद विवाद, पार्टी तोड़ने की जो विचारधारा 40 इयर्स पहले तो इनके नेता ने महाराष्ट्र में शुरू की। ये स्वयं सीएम कैसे बने? फहमीदा आपा जरा थोड़ा इतिहास खोल के देखिए, आपके नेता ने क्या किया सत्ता में। अरे तो आपको बता देना दारूवाला साहब, वो भोपाल में आपके पंत प्रधान सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही ऐलान था। ये 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं। ये एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी है और उस घोटाले के महानायक अजीत पवार हैं। वो मुख्यमंत्री सरकार में, वो देवेंद्र फडणवीस जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं ना, वो बताते थे हमको बन जाने दो हमारी सरकार। जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, कौन? अजीत पवार। आजकल हम देखते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं फडणवीस जी। क्या कहते हैं दारूवाला साहब? बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे पॉलिटिकल दायरे के अंदर कोर्ट के जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता तो वो मुजरिम कहा जाता। जो आदमी 6-6 साल जेल में रहा, उसे अगर कोर्ट ने छोड़ दिया, बाइज्जत बरी किया, तो सर आप उसको मान सम्मान नहीं देंगे? तो आपके ऊपर ये माइंडसेट ये क्यों है? ऐसी आपकी सड़ी हुई राजनीति ये महाराष्ट्र में क्यों है? दारूवाला साहब, आप क्या चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी की बात को हम लोग गंभीरता से नहीं ले? वो मोदी साहब ने जिस दिन बोला है ना, उसके 4 दिन बाद अजीत पवार भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए। तो क्या चाहते हैं आप? ये देश नरेंद्र मोदी जी की बात को गंभीरता से लेना बंद कर दे, ऐसी इच्छा है दारूवाला साहब आपकी? सुप्रीम कोर्ट को आप सीरियसली लो, सीरियसली आप कोर्ट को लो, जुडिशरी को लो। सर आप और मैं तो सादे सिंपल इंसान है सर। अगर कोई इतना मासूम सा सवाल पूछा मैंने दारूवाला साहब का, दारूवाला साहब पता नहीं कहां चले गए। मैंने तो पूछा सिर्फ इतना, दर्शक ध्यान से सुने। क्या ये देश सम्माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी की बात को गंभीरता से न ले? सवाल है। लेकिन मुझे राजपूत जी आपके पास में आना है और जानना आपसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है वो आपको कितना परेशान कर रहा है, या वो स्ट्रोक आपको कितना भारा है? बटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार ने तो पल्ला झाड़ लिया, अशोक चौहान ने भी पल्ला झाड़ लिया, और जानकारी ये कहते हैं पंकज ने भी पल्ला झाड़ लिया। एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिमांशु जी, एकनाथ शिंदे जी ने साफ कहा है कि इस नारे के ऊपर राजनीति ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर आप देख रहे हैं किस प्रकार से होर्डिंग लगाए गए। फिर उसके बाद हमने हमारी नगर पालिका की तरफ से उसको उतरवा भी दिया गया। लेकिन अब इस प्रकार से बार बार इस नारे के ऊपर इतना तवज्जो देना, देखिए नारा हिमांशु जी आपको भी मालूम है और यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं सबको बिल्कुल ज्ञात होगा, इसको मालूम है सबको कि ये नारा बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके लिए लगाया गया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। तो इस नारे को अब इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका किसको क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते,
शिंदे जी ने साफ कहा है कि इसके ऊपर राजनीति ना हो, तो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कामों के ऊपर हम फिर वही बात कर रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, सर्वप्रथम महाराष्ट्र का विकास चाहिए। 56,100 करोड़ की जो परियोजनाएं दी गई है महाराष्ट्र को अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके ऊपर चर्चा हो। लाडली बहन योजना पे चर्चा हो। जो सड़क में पॉट होल्स, बड़े बड़े गड्ढे थे, उनके ऊपर चर्चा हो। जो और कार्य जो 24 घंटे किए गए हैं 7 दिन, उनके ऊपर चर्चा हो। ऐसा मुख्यमंत्री मेरे को जहां तक ज्ञात है, जहां तक मुझे याद है, ऐसा 24 घंटे कार्य करने वाला महाराष्ट्र में नहीं देखा गया। और बाकी आपने जो प्रश्न अभी किया था दारूवाला से, तो वो आपने ये कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी होंगे। देखिए वो ये फैसला अभी लेना तो कोई भी नहीं ले पाएगा। अभी बहुत जब हम मिलके लड़ रहे हैं तो मिलके ही इसका फैसला होगा। चाहे जो भी इसका फैसला हो सबको मान्य होगा। अगर एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया गया तो ये भी सबने मिलके फैसला लिया, तो आज उसके बाद जीतने के बाद भी जो फैसला होगा वो भी सब मान्य होगा। बाकी हमारे बड़े भाई किशोर तिवारी जी बैठे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आज उन्होंने हिंदुत्व को छोड़कर सारी बातें बोली हैं। हिमांशु जी, हिंदुत्व को छोड़कर सारी बातें बोली हैं। तो हिंदुत्व का मतलब शिवसेना मैंने भी जब ज्वाइन करी थी, मैंने भी हिंदुत्व को लेकर ज्वाइन करी, मैं आपको स्पष्ट बोलूं। और मुझे नहीं पता था कि हिंदुत्व ऐसे हालात में होगा कि हमें उन लोगों की गोद में बैठना पड़ेगा जिनसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे कि इनसे दूर रहो, कांग्रेस से दूर रहे। तो हम उन्हीं के लोगों के नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है जी, औरंगजेब की दरगाह पे हम नतमस्तक हो रहे हैं। अरे वो क्या है ना राजपूत साहब, वो बाल ठाकरे साहब शरद पवार को लेकर भी ऐसे ही बोला करते थे, एनसीपी को लेकर भी ऐसे ही बोला करते थे। अब अजीत पवार जी के साथ होली है भाई, भूल गए क्या आप? बिल्कुल मैं भूला नहीं हूं, लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि देखिए अब एक हिंदुत्व की बात है। शिवसेना का गठन हिंदुत्व को लेके हमेशा माना जाता है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में आप देख लीजिए तो इसका हमारी विचारधारा जो है, हमारी विचारधारा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी। अरे तो फिर जाके बटेंगे तो कटेंगे में अलग क्यों जा रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, तब तो आपने अपनी हिम्मत जवाब दे गई आपकी। अब बोले नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं करेंगे। बाला साहब भी तो ऐसे ही बोला करते थे। बाला साहब ठाकरे जी का कोई मुकाबला ही नहीं है हिमांशु जी, उनका कोई मुकाबला हो सकता है? मतलब उसके मतलब क्या क्या मतलब उनको तो वो क्या कहते हैं, चिराग को रोशनी दिखाने वाली बात है। तो वो उसके तो के बारे में आप कुछ मत पूछिए ना। देखिए उनका तो नाम अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उन्हीं के तहत उन्हीं की विचारधारा को बचाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको बोला। माननीय एकनाथ शिंदे जी ने साफ कहा है, इनको कई बार बोला, बाद में कई बार नहीं राजपूत साहब थोड़ा आप रुको, अब हमें थोड़ा बाला साहब को समझाओ। बाला साहब क्या बोलते थे? बाला साहब हिंदुओं के संदर्भ में क्या बोलते थे और बाला साहब मुसलमानों के संदर्भ में क्या बोलते थे? थोड़ा पुनः समझाओ ना। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के बटेंगे तो कटेंगे को लेकर क्या विचार रहते थे? थोड़ा पता तो चले। अरे वो बटेंगे कटेंगे नारा तो योगी जी का दिया हो, तो उसमें बाला साहब ठाकरे जी कहां से? बाला साहब ठाकरे जी को जो कहना होता था वो कह देते थे, वो किसी की परवाह नहीं करते थे हिमांशु जी। जब वो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व की ठोस कदम उठा के बात करते थे। वो डरते नहीं थे कि कांग्रेस क्या सोचेगी और क्या कहेगी। वो किसी के दबाव में नहीं आते थे, वो साफ कहते थे। वो नहीं बन सकते थे क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? उन्होंने स्वीकार ही नहीं था इन चीजों को। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद के लालच के अंदर उन लोगों से जाके आप मिल गए जिनसे मिलना भी नहीं चाहता थे, जिससे आपकी विचारधारा भी नहीं मिलती। फिर क्या हुआ? फिर बाद में कह रहे तो गद्दार है, ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया। अरे भाई गद्दार नहीं है, इस शब्द को गदर कहा जाता है। ऐसा कारनामे को गद्दार कहा जाता है कि भाई बस हमें जो हमारी पार्टी हमारी वो एकनाथ शिंदे जी ने उस सरकार में मंत्री बनने से इंकार कर दिया था क्या राजपूत साहब? जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनी थी, थोड़ा पता चल जाए हमें कि हाँ उनका गदर किस तरीके का था। हिमांशु जी आप कुरेदने की कोशिश कर रहे हो। अब मेरा जो काम है वही कर रहा हूं। नहीं इंकार की, देखिए होता क्या है, अगर आप एक घर में चल रहे हैं आप कोशिश करेंगे ना उसको बचाने की। जब नहीं बच पाएगा तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? क्या मंत्री पद की शपथ ना लेते कि भाई मैं तो कम से कम इसमें नहीं रहूंगा, मैं साथ में हूं पर मंत्री पद नहीं ले रहा हूं। मंत्री पद ले लिए भी, और जब मुख्यमंत्री पद की डील हो गई तो छोड़कर बता दिए कि हम क्रांतिकारी हो गए। नहीं ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी हो गए, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी के लिए आपको कुछ समय तो देगा। हर परिवार अपने को समय देता है, हर दोस्ती अपना समय लेती है। कि संधि विच्छेद एकदम थोड़ी पल के अंदर कर दिए जाते हैं। हर चीज को मौका दिया जाना चाहिए। हर चीज को मौका दिया जाता है। राजपूत साहब कह रहे हैं अली दारूवाला साहब हस्तक्षेप करना चाहते हैं।
और साथ साथ फहमीदा जी, मैं दारूवाला साहब के पास बाद में आऊंगा, पहले फहमीदा जी का हस्तक्षेप लेता हूं, क्योंकि राजपुंज साहब के स्टैंड ने मुझे दारूवाला साहब को बड़े संकट में डालता हुआ महसूस करा दिया है। तो पहले फहमीदा जी। जी फहमीदा जी। हिमांशु जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आप बोल रहे कि शरद पवार जी ने अपने फायदे के लिए, बीजेपी ने आज उद्धव ठाकरे जी के पर काटे। दूसरी बात, अगर ये विकास के नाम पे अगर उधर गए हैं तो सारे के सारे हमारे बच्चों के निवाले, हमारे यहाँ के जो प्रोजेक्ट है सब उठा के गुजरात दे दिए, तो क्यों ये लाए नहीं यहाँ पे? उसके बाद में ये जो अभी अर्थ संकल्प हाजिर हुआ है तो उसके अंदर महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र को ये 0 मिला है, महाराष्ट्र का अर्थ संकल्प में कुछ भी नहीं है। तो क्या किया एकनाथ जी ने वहां जाके? क्या किया एकनाथ जी ने वहां जाके, इस पर मैं पूछूंगा राजपुंज जी से। पर दारूवाला साहब, क्या हालत हो गई आपकी? जो आपके साथ हैं वो भी आपके साथ नहीं है। राजपुंज साहब ने सीधे कह दिया, नहीं है हम इस नारे के साथ। अजीत पवार नहीं, पंकजा जी नहीं, अशोक चौहान जी नहीं, और अब तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी आपके साथ नहीं इस नारे में। जी दारूवाला साहब। हिमांशु जी, देखिए आप ये ट्विस्ट कर रहे हो, आपका क्या नैरेटिव है, आपका टीआरपी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर महाराष्ट्र में मत चलाइए, मगर मैं तो डंके के चोट पे कहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। सर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमको नहीं आती है सर, हम लोग यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे हमारा 54-55% हमारा जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो इधर उधर तितर बितर नहीं होता है। हम किसी के अपीजमेंट के लिए हमारे स्टेटमेंट्स को वापस नहीं लेंगे। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, 23 तारीख को वापस आपने शो पे मुझे, आप बार बार मुझे कटघरे में खड़ा करने की चेष्टा क्यों करते हैं? पता नहीं आपका क्या नैरेटिव है। अरे आपके साथ बैठे हैं आपके सहयोगी राजपुंज जी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा, ये नारा के संदर्भ में हम नहीं है, और उन्होंने तो साथ साथ ये भी बताया कि वो होर्डिंग लगे थे हमने उतरवा दिए। आप सहयोगी हैं, आपके नारे को होर्डिंग उतारे जा रहे हैं, इसके बावजूद आप मुझसे पूछ रहे हैं पता नहीं आपका क्या नैरेटिव है टीआरपी के लिए। थोड़ा पूछो ना आप राजपुंज जी से, होर्डिंग क्यों उतरवा दिए? अपीजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नेशनल पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे संघ की विचारधारा से हम लोग काम करते, सनातन धर्मियों के लिए, जो सिर्फ केवल और केवल हिंदू नहीं है, हिंदू के जीवन तौर तरीके पे जो जीते हैं, उनके साथ में जो दुष्टीकरण हुआ है 800-900 साल, आप हमने बटना नहीं है। जितना भी संकट आया वो हम झेलेंगे, सत्ता को मिलाएंगे। यहाँ के भारतीय लोग, आज जरंगे पाटिल जी ने अपने सारे कैंडिडेट्स को वापस लिया, बोले जो है हम आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, पहले हम तो सत्ता में आए। क्योंकि ये जो है औरंगजेब की मजार पे जाके उनको सलाम करने वाले, टीपू सुल्तान को यहाँ पे वाह करने वाले, जो अपनी भूमिका को बदलने वाले लोगों में से भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और मुस्लिमों के लिए ये कितनी पार्टी सक्षम है, वो रास्ते पे, वो नल के पानी में, वो छत के नीचे, वो जब आपको यहाँ पे सुविधा दिए, लाइट दिए, रोड दिए, एयरपोर्ट दिए, उन्हें पूछा नहीं क्या इसकी सुविधा हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान नहीं ले? अच्छा दारूवाला साहब, ये औरंगजेब की मजार पर जाने पर जितना आपका ऐतराज है, उतना जिन्ना की मजार पर जाने के संदर्भ में भी है कि नहीं है? ओबीसी, यहाँ पर ये धनगर, ये रिजर्वेशन, ये सब बात की बात है। आप सब पहले एक हो, सत्ते में आओ, सत्ते में आने के बाद जिसको जो देना है, 12 बलूटेदार यहाँ पे प्यार मोहब्बत से महाराष्ट्र में रहा करते थे। इस 60 साल में जो ये कांग्रेस ने लाया ना सर, ये गद्दा काम, ये इसको समाप्त करने के लिए ये शुरुआत है। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुस्तानी अगर हम सब एक है तो सेफ है। ये नैरेटिव को मैं इंडोर्स करता हूं। दारूवाला साहब एक बात बताओ, जिस नारे पर आपका इतना जोर है, जिस नारे पर आपकी इतनी ज्यादा कमिटमेंट जाहिर की जा रही है, यह नारा आप अपने सहयोगी और अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं समझा पाए? सर 1 सेकेंड, देखो, जिसका पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, जिसका कोई मतदार बेस होता है, वो लोकल पार्टी है। अगर लोकल पार्टी के लोकल कंपल्शन है सर, वो दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर कॉल। उनको उनकी सीट्स बंटवारे के माध्यम से उन्हें दी गई, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या माध्यम से जीतना चाहते सर, ये बात को आप इसको क्यों नहीं चला रहे? आज उद्धव ठाकरे जी ने यहाँ पे वो अब्दुल सत्तार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लिया। सर अंदर से देखो, हिंदुत्व जो है ना, वो एक दिन जाग उठेगा। हिमांशु त्रिवेदी जी, आप भी समझिए, ये जो रॉन्ग नैरेटिव है इसको कैंसिल करिए।
और भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में जो है ये बहुमत से आने वाली है, क्योंकि जो हमारे भाई है, जो सनातनी है, उन्होंने ये ठान लिया है क्या ये बीजेपी को ही लाना है अगर महाराष्ट्र में शांतता को रखना है, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र में शांतता नहीं रहने देंगे, पार डालेंगे। अरे वो बताओ दारूवाला साहब, मैं तो आपकी बात को थोड़ा समझ पाने में असमर्थ रह रहा हूं। आप बोल रहे हो वो क्या है, सीट जीतने के लिए वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, तो मतलब देश हित कोने में जाए, अपना चुनाव जीता जाए, ये आपकी पार्टी के नेताओं और आपके सहयोगियों का चरित्र है जो आप देश के लिए इतना जरूरी मानते हैं। उस नारे से समझौता करने के लिए तैयार हो गए आपकी पार्टी के नेता और आपके सहयोगी। बाजू में जाए ऐसा मैंने तो नहीं कहा हिमांशु जी। आप ये वापस एक ये शब्द डालना चाहते, आपके दर्शकों को बताना चाहते, सर हम जो जीतेंगे ना सर वो हमारे मुद्दों पर जो 2.5 साल में जो महाराष्ट्र में काम हो गया ना सर, हम उसके आधार पर जीतेंगे, ये दारूवाला साहब का कहना है। फहमीदा जी फिर कोई हस्तक्षेप कर जाए। जी फहमीदा जी क्या हुआ? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, दारूवाला जी जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, इनके जो वोटर से ज्यादा करके जैन और ये है, बीफ कंपनी का चंदा चलता है। यहाँ मोदी जी ने 15 लोगों के साथ में बीफ एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो जब भी कहा जाता है, योगी जी रोते हैं कि गाय हमारी माता है, उनके साथ ऐसा कुछ कोई करता है, सबसे बड़ा कत्ल खाना उनके वहां है। अभी महाराष्ट्र के अंदर इतना चिल्ले में जाते जाते 10 दिन के अंदर, छठे के 7वें दिन 40 करोड़ का कत्ल खाना उत्तर में मंजूर करके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने, उनके अंदर नरेंद्र मेहता ने जो नाटक किए और उसके बाद में कैंसिल किया। तो जब भी कहा जाता है आपका सनातन धर्म सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर उंगली करना है, आपको मुस्लिमों के ऊपर सारे इल्जाम लगाने हैं, लेकिन आप बाहर कुवैत, ईरान, इराक को बीफ वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से हमारी गाय को काट के यहाँ से भेजोगे, अदानी के पोर्ट से यहाँ से गाय जाएगी, तो ये कहाँ का आपका सनातन धर्म? ये कौन सा धर्म की आप सेवा कर रहे हो दारूवाला साहब? आपसे सवाल है, कुछ कहना है आपको? राम काल्पनिक है, आप तो प्लीज मेहरबानी करके बात मत करिए सर, जनता आप लोग को जूते मार के घर बताएंगी सर। दारूवाला साहब ये तो आप थोड़ा मर्यादा का उल्लंघन कर गए, माफ कीजिएगा। एक महिला के साथ संवाद करते हुए आप किस शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, मतलब आपसे कभी मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैं सोचता हूं शायद आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं, मैं इनके बारे में नहीं, इनके पार्टी, इनके विचारधारा को सर ये जूते पड़ने वाले सर। दारूवाला साहब आपको लगता है कि आप जिस सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिस सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, उस संस्कृति के हिमायती की ऐसी भाषा हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि सनातन संस्कृति में इस भाषा के लिए कोई जगह रहती है। विचार कीजिएगा आप अपने संदर्भ में। पर किशोर जी, दारूवाला साहब, राम जी को जो है ये लोग काल्पनिक कहते हैं सर, खून खोलता है सर, पार्टी का खून खोलता है। या तो फिर भी मैं मान मर्यादा सम्मान के साथ बात कर रहा हूं, मैं इनको आपा कह रहा हूं सर। इनकी पार्टी ये विचारधारा लेके आती है, किशोर जी इनके बाजू में बैठ कैसे सकते हैं, ये मुझे समझ में ही नहीं आता। तो कुल मिला के दारूवाला साहब की अपनी पीड़ा है। पर जो सवाल उठाया था फहमीदा जी ने, उन्होंने कहा था कि गाय को माता बताते हैं और कत्ल खानों के संदर्भ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा उसके संदर्भ में भी विचार करना था। पर मैं किशोर तिवारी जी अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। क्या देख रहे हैं? 2 हिस्सों में बट रहा है चुनाव। एक जो चाहता है कि मुद्दों पर बात हो और मुद्दों के आधार पर जनता फैसला ले, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है देश का और महाराष्ट्र का, सीटों की शक्ल में अगर आप बात करें, उसका कहना है कि मुद्दा तो बटेंगे तो कटेंगे है। आपका आकलन? मैं एक बोलता हूं, महाराष्ट्र में बेरोजगारी और आईटी कंपनियों से लेके और वेदांता फास्कॉन हो या एचयू के प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे मोटर के प्रोजेक्ट हो, ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट हो, इनका गुजरात में जाना ये कोई सहज नहीं है। बाद में अडानी को फिर से धारावी का प्रोजेक्ट देना और फिर जमीन उनको 1 लाख एकड़ साल्ट की जो जमीन थी, मिठागर बोलते उसको, वो जमीन दे देना, ये मुद्दे बंबई के बने हैं बहुत स्ट्रांग। लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर महाराष्ट्र और खानदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कपास की खरीदी नहीं हो रही और किसान बड़े अड़चन में है सोयाबीन की खरीदी। मैं तो अली दालीवाला को बोल रहा हूं कि अभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बहुत कम है उसमें भी खरीद लो तो बीजेपी को वोट दे देंगे। और दूसरी बात,
मुझे पूछी गई है कि हमने पॉलिटिकल अलायंस कांग्रेस से किया है, जिसका स्ट्राइक रेट अभी लोकसभा चुनाव में एक्सेलेंट रहा है। 17 सीटें लड़के 14 सीटें चुन के आई, वो अछूत है। हाँ, उनके साथ जाना बोले तो सनातन धर्म को छोड़ना है। ये कौन सा धर्म है मालूम नहीं। सनातन धर्म में तो मैं सब सीखा हूं, यह ऐसा सनातन धर्म नहीं है। क्या बनिया और ब्राह्मणों क्या एक पार्टी है बीजेपी, जो 2% लोग हैं, जिनके वजह से ये वर्ण व्यवस्था आई, 98% लोग वंचित रहे और ये सब दरार है, तो उनके साथ रहे तो हिंदुत्व के साथ रहे। तीसरी बात, 75 साल हुए हमने आरक्षण दिया, पर 75 साल के बाद ऐसा हुआ कि कई जातियों ने आरक्षण का भरपूर लाभ लिया, वो प्रोग्रेस कर गई। कई जातियां SC, ST, OBC में, कई जमात, कई सोसाइटी के कुछ घटक पीछे रह गए और डिसीजन मेकिंग में वो कहीं नहीं है, संपत्ति संसाधन में वो कहीं नहीं है। तो इसमें बहुत बात होती है। एक बार उसकी फिर से समीक्षा हो जाए इस बात पे, क्या जात जात पे बांटना है। अरे जो जाति बहुत आगे निकल गई उसका कंसेशन क्या वैसे ही रखते? कुछ जातियां नए से पिछड़ गई, कुछ जातियों का क्लासिफिकेशन बराबर हुआ नहीं। अरे हमको सबको लाना है। क्या अडानी अंबानी कोई हमको ऊपर लाना है? ये कोर इश्यूज है कि किसानों को देखो, इन्होंने ना किसानों की आमदनी दुगनी करने की जगह 500 रुपए दे दी। अभी बात कैसी है कि महिलाओं को इंपावर करूंगा बोला, मेरी बहनों को इंपावर करूं, कर नहीं पाए, करके 1500 रुपए दे दिए। कांग्रेस कहती है वो 3000 देंगी। अच्छी बात है, और दो ना, कितने देते तो। लेकिन सोसाइटी में महिलाओं को खड़े रखने के लिए, आज मैं बताता हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का इतना बड़ा नेटवर्क हो गया महाराष्ट्र में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से नॉन सिक्योर्ड फाइनेंस करने वाली कंपनियां, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बोल के, ये 25 से 30% लेती है। तो इंस्टीट्यूशनल कंपनियां 6 और 7% में ले, ये हमारी मांग है। अभी मुझे बताइए कि आदिवासियों को जमीन नहीं है और जमीन पड़ी हुई है, तो आदिवासियों को पट्टे दिए जाए, भूमिहीन किसानों की नोटिफिकेशन हो, और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए सब पार्टियां एक जगह आ जाए। ये क्या है, ये चुनाव आते से ही, और ऐसे मसले चुनाव के। और मैं बताता हूं, मैं ग्राउंड में प्रचार कर रहा हूं, पार्टियां पैसा पानी के तरीका फेंक रही है, बस्तियां खरीदी जा रही है, और मुझे नहीं मालूम, ये कटेंगे बटेंगे भी नहीं चल रहा है। जो ज्यादा पैसे देंगे वो चलेंगे ये, और बागी तो इतने पावरफुल हो गए हैं कि फिर से बागी 50-60 आने वाले। तो हम तो कुछ अलग चीजों से झगड़ रहे हैं, और ये टीवी डिबेट में अली दारूवाला बेचारे, क्या है अली दारूवाला, रट के आते कुछ भी पूछो मैं वही बोलूंगा। और वो टेली प्रमोटर तरीका, वो ये कहना इनके पास अनपढ़ लोगों की इसमें का, वो नरेंद्र मोदी जी और दूसरे वो योगी जी, अरे टेली प्रमोटर के सामने खड़े होके कुछ भी बोलते। अरे ऐसी बातें 1460 की बातें, 1680 की बातें, ये 1680 में चले जाते। बाद में तो ये अंकुर वाट है ना 11वीं सदी में, वो मंदिर के पास चले जाते और वहां जाके चाय बेचते। जब अरे ये लोग है ना, दिमाग खराब हो गया उनका। अरे उद्धव जी ने अगर हिंदुत्व को छोड़ा है, और कांग्रेस के गोदी में बैठ गए, और क्या बोलते हैं, ये सोनिया गांधी के तलवे चाट रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भैया कोई हमको वोट न दे। अगर ये 2% जो है हिंदू, इनकी बात मान के, इनके तलवे ना चाटते हुए है कौन, अडानी अंबानी, ये गामा वायरस के खिलाफ, गामा वायरस डॉक्टर हिमांशु जिनको त्रिवेदी बोल रहे थे, ये अली दारूवाला को बोलो कि मैं त्रिवेदी ने मैं द्विवेदी हूं। अब ये मैं बताता हूं तुमको, गामा वायरस जो महाराष्ट्र में है, बड़े प्यार से सुनो, ये है गौतम अडानी वायरस और मुकेश अंबानी वायरस। इस गामा वायरस के खिलाफ मेरी बहन ने
इंजेक्शन लिया कि नहीं लिया मुझे मालूम नहीं। हाँ, नहीं तो उनके भी घर वर ले जाएंगे ये। हाँ, पूरी बस्तियां दे दे रहे अडानी को, बंबई का नाम बदल के अडानी सिटी रख रहे। अली दारू वाला, हाँ, तुम्हारा भी अस्तित्व खतरे में है। हाँ, अडानी सिटी, अडानी स्मार्ट सिटी चालू कहां से हो रही मालूम है? धारावी से पनवेल तक, और फ्री में मिल रहे हैं। प्रवक्ताओं को फ्री में घर देने वाले हैं। राजपुंज जी लाइन में खड़े हो जाओ, अली जी लाइन में खड़े हो जाओ। अब मैं बता रहा हूं, बहुत महंगे महंगे घर मिल रहे हैं। मोदी जी का भी मकान रहेगा कभी नसीब से तुम्हारे घर बाद। बहुत लूटा देश को बहुत लूटा। किशोर जी की अपनी वेदना है, लेकिन किशोर जी ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर रोशनी दी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का चुनाव निर्णायक दौर में है। जानने की बात इतनी है कि क्या मतदाता राज्य हित में फैसला लेंगे या भावनात्मक आवेग में। क्या महाराष्ट्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, किसान की विपन्नता से जुड़ी हुई है, आत्महत्या के मसले से जुड़ी हुई है, मुंबई के विकास से जुड़ी हुई है, मराठवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी है, उसके आधार पर फैसले जाएंगे या भावनात्मक नारों की भेंट चढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उम्मीद और अपेक्षा यही है कि मतदाता ऐसा फैसला ले जिसमें एक स्पष्ट जनादेश निकलकर सामने आए, ताकि एक स्थिर सरकार अस्तित्व में 23 नवंबर को हमें दिखाई दे। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समय है आज के शेर का। तो जिस प्रकार की बातचीत हमारी इस पूरी चर्चा में हुई है, तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जितने धड़े हैं और उसको समर्पित हमारा आज का शेर है। मशहूर शायर है बशीर बदर। क्या कमाल की बात उन्होंने कही कि एक पेड़ पर 4 दाने लगे, एक पेड़ पर 4 दाने लगे, हजारों तरफ से निशाने लगे। क्या कमाल की बात कही ना बशीर बदर है। महाराष्ट्र की सरकार में आने के लिए जिसको जहां से सूझ रहा है वो निशाना लगा रहा है, पर देखें निशाना किसका सटीक लगता है। इसी के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।